Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to study from where we left yesterday. हमने पिछली क्लास के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे. जो भी आपके पास ये क्वेश्चंस अवेलेबल हैं हम इन सबको डिस्कस कर चुके हैं. चैप्टर रीडिंग के साथ साथ हमने कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस भी एक ही दिन के अंदर कल कर लिए थे. तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो एक्सरसाइज है बाकी की उसको. तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो है फैक्ट्स एंड ओपिनियन. अब फैक्ट एंड ओपिनियन का डिफरेंस क्या होता है पहले हम ये देखेंगे और फिर उसके बाद हम इसके आगे एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे. तो देखिए फैक्ट और ओपिनियन दो चीज़ें हैं. एक चीज़ है जो कि यूनिवर्सल है और एक चीज़ है जो कि पर्सनल है. ओके तो आप इस तरीके से चीज़ों को लेकर चलेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी. ओके सो when we read any text, we come across different types of information. Sometimes it is difficult to decide whether what the author has written is a fact or his own opinion. Let's see how facts are different from personal opinions. अब देखिए जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं. उसमें फैक्ट्स भी होते हैं और ओपिनियन भी होते हैं. जैसे आपने पैराग्राफ राइटिंग भी देखी है, आपने एस्से राइटिंग भी देखी है. तो जब आप पैराग्राफ या एस्से लिख रहे होते हैं या फिर कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, तो उसके अंदर आप कुछ तो फैक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं अपने ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए. राइट जो आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है, जो आपका स्टैंस होता है, आप उसको सपोर्ट करने के लिए फैक्ट्स की हेल्प लेते हैं. तो जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि कौन सी चीज़ फैक्ट है और कौन सी चीज़ ओपिनियन है. इसी चीज़ की वजह से लोग काफ़ी ओपिनियंस को फैक्ट समझना शुरू कर देते हैं और उनका पर्सपेक्टिव वो समझ रहे होते हैं कि हमारा फैक्चुअल पर्सपेक्टिव है, लेकिन जो उनका पर्सपेक्टिव होता है वो किसी और की वजह से फॉर्म हुआ हुआ होता है. ठीक है तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन, ताकि कोई और इंसान आपका पर्सपेक्टिव बिल्ड ना कर सके, बल्कि आप अपना पर्सपेक्टिव खुद बिल्ड करें देखते हुए कि क्या सच है और क्या जो है वो एक इंसान की राय है. अच्छा तो पहले हम देख लेते हैं कि फैक्ट क्या होता है. अ स्टेटमेंट दैट कैन बी प्रूवन टू बी ट्रू और फॉल्स थ्रू एविडेंस और रियलिटी. तो कोई भी ऐसी बात जिसको आप प्रूव कर सकते हैं, किसी यूनिवर्सल चीज़ हो सकती है, कोई भी चीज़ है जिसको आप प्रूव कर सकते हैं कि वो ठीक है या गलत है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो आपका फैक्ट होगा. ठीक है जिसको आप प्रूव कर सकते हैं किसी एविडेंस के साथ. ठीक है एविडेंस ऑफ रियलिटी के साथ कि ये ऐसा हो सकता है. ठीक है कोई सिस्टमेटिक आप कह सकते हैं कि किसी रिसर्च के थ्रू कर सकते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट के थ्रू कर सकते हैं. तो जिस भी के थ्रू भी हम किसी भी चीज़ को प्रूव करेंगे वो क्या होगी, वो फैक्ट होगी. ठीक है फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं द अर्थ ऑर्बिट्स द सन. तो क्या है, ये तो एक फैक्ट है कि ज़मीन घूमती है सूरज के इर्द गिर्द. राइट तो इसी तरह अगर हम देखें कि इट्स 34 डिग्री सेंटीग्रेड टुडे. ठीक है तो जो टेम्परेचर है, जो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या होंगी, वो फैक्ट्स होंगी जो कि ट्रू है. ठीक है जो चीज़ सच है, जो कि प्रूव हो सकती है, जो कि किसी एविडेंस जिसका हो सकता है, वो क्या होगा, वो आपका फैक्ट होगा. ऑन द अदर हैंड इफ वी सी ओपिनियन, अ स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेस अ बिलीफ, फीलिंग और थॉट एंड कैन नॉट बी प्रूवन ट्रू और फॉल्स. अब कोई भी ऐसी स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेसेस अ बिलीफ, जो कोई भी आपका बिलीफ शो कर रही है कि आप क्या फील करते हैं, कि आप क्या बिलीव करते हैं, आप क्या चीज़ मानते हैं. ठीक है वो आपकी फीलिंग्स, आप क्या समझते हैं, कि आपकी फीलिंग्स उसमें आ जाएंगी. इसके अलावा आपकी थॉट्स या फिर आपका लाइक्स और डिसलाइक्स, ये आपके ओपिनियन के अंदर आएंगे. ठीक है चॉकलेट आइसक्रीम इज़ द बेस्ट फ्लेवर. अगर मैं ये बात कह रही हूँ चॉकलेट आइसक्रीम इज़ द बेस्ट फ्लेवर, तो इसका मतलब है कि ये मेरा ओपिनियन है. दिस इज़ नॉट अ फैक्ट, ये यूनिवर्सल चीज़ नहीं है. ठीक है उसी तरह रेड इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कलर इन द वर्ल्ड. अगर मैं कह रही हूँ कि रेड इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कलर इन द वर्ल्ड, दैट इज़ ऑल्सो माई परस्पेक्टिव, दैट इज़ माई ओपिनियन, दैट्स नॉट अ यूनिवर्सल फैक्ट. ठीक है वो कोई फैक्ट नहीं है, कोई वो एविडेंस नहीं है उसका. तो वो क्या है, जो भी इस तरह की चीज़ें होंगी वो क्या है, वो आपका ओपिनियन हो सकता है, वो लिखने वाले का ओपिनियन हो सकता है, लेकिन वो फैक्ट नहीं हो सकता. अब इसको इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन. तो हम इसको देख लेते हैं. आई होप ये आपको स्क्रीन पे विजिबल होंगी. लेट्स स्टार्ट. ओके इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्ट्स एंड ओपिनियन. फैक्ट्स और ओपिनियन के बीच में डिफरेंस करना क्यों ज़रूरी है. जैसे कुछ चीज़ें तो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करके बता दी कि आपको अपना पर्सपेक्टिव खुद बिल्ड करने के लिए आप किसी चीज़ से मैनिपुलेट ना हो, आपको पता हो कि क्या चीज़ फैक्ट है और क्या चीज़ ओपिनियन है. इन चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले इवैल्यूएट इन्फॉर्मेशन क्रिटिकली. सबसे पहले ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कर सकें, आप किसी भी इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट कर सकें क्रिटिकली. ठीक है अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ फैक्चुअल हेल्प्स इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड डेवलपिंग अ वेल राउंडेड व्यू पॉइंट. अगेन वही व्यू पॉइंट बिल्ड करना भी वही बात है, अपना पर्सपेक्टिव बिल्ड करना भी वही बात है. तो अगर आप फैक्ट्स को निकाल सकते हैं एक आर्टिकल के अंदर से, आपको पता होगा कि ये चीज़ें फैक्ट हैं, ये एविडेंस के बेसिस पे लिखी जा चुकी हैं, वो आपको हेल्प करेगा कि आप अपना अच्छा डिसीजन जो है वो ले सकें.
किसी भी चीज़ के बारे में। अवॉइड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। अच्छा, और ये आपको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन से भी, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिसलीड करी है उससे भी अवॉइड करा सकता है। कैसे? रिकग्नाइजिंग ओपिनियंस इंश्योर्स दैट वन इज नॉट स्वेड बाय बायसेस और पर्सनल बिलीव्स प्रेजेंटेड एज फैक्ट्स। तो जहाँ पे भी आपको नज़र आए, किसी आपको आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो वो आपको मिसलीड नहीं कर पाएगा अगर आपको पता होगा कि फैक्ट और ओपिनियन के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये आजकल बहुत इस तरह की चीज़ें जो है वो मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो अपने आप को आपने इस चीज़ से बचाना है, इस तरह की चीज़ों से जहाँ पे आपको मिसलीड किया जा रहा हो, फैक्ट्स और ओपिनियन को मिक्स करके। ओके, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। आपने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को इसी तरह डेवलप करना है, और वो इस तरह डेवलप होती हैं जब आप इस तरह की चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। आपको पता होता है कि ये बात जो है ये इसका पर्सनल ओपिनियन है, दिस इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, कोई चाहे वो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव हो, चाहे वो कोई एक नॉर्मल सी चीज़ के बारे में हो। ठीक है, चाहे वो किसी स्पोर्ट के बारे में हो, किसी गेम के बारे में हो, किसी पॉलिटिकल व्यू के बारे में हो, किसी इंसिडेंट के बारे में हो, कुछ भी हो, उसके बारे में आपका पर्सपेक्टिव खुद बिल्ड होना चाहिए और आपको फैक्ट्स और ओपिनियन के बीच में से डिफरेंस करना आना चाहिए। अच्छा, being able to differentiate helps in analyzing and interpreting information more accurately। तो अगर आपको ये डिफरेंस करना आता है तो आप बहुत एक्यूरेटली जो है वो इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर पाएंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें आपने क्या करना है, इसमें हमारे पास ना कुछ फैक्ट्स हैं और कुछ ओपिनियंस हैं, कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, 7 स्टेटमेंट्स आपके सामने लिखी हुई हैं। तो आपने हर स्टेटमेंट में से मुझे बताना है कि विच स्टेटमेंट इज अ फैक्ट एंड विच स्टेटमेंट इज एन ओपिनियन। तो ये एक एक्सरसाइज हम कर लेते हैं। आप लोगों के पास बुक्स अवेलेबल होंगी, तो अपनी बुक्स पे भी आप लोग देख सकते हैं, उसके अलावा स्क्रीन पे भी आपके पास अवेलेबल है। ओके, सो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड लेबल ईच वन एज अ फैक्ट और एन ओपिनियन, ऑल्सो एक्सप्लेन योर चॉइस। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले करना है कि आपने इनको लेबल करना है कि ये फैक्ट है या फिर ओपिनियन है। उसके बाद आपने अपनी चॉइस को भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अब हमारे पास पहली स्टेटमेंट आती है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज ओवर 13,000 माइल्स लॉन्ग। अब आपके ख्याल में क्या ये ओपिनियन है, क्या ये फैक्ट है? थिंक अबाउट इट। क्या बात हो रही है? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज ओवर 13,000 माइल्स लॉन्ग। क्या हम इसको प्रूव कर सकते हैं? यस, वी कैन प्रूव इट। ठीक है, इसके लिए क्या इसका कोई एविडेंस हो सकता है? यस, इसका एविडेंस हो सकता है। तो ये क्या होगा? दिस इज अ फैक्ट, ये फैक्ट है। ठीक है, कि वॉल ऑफ चाइना की लेंथ कितनी है, या हमने कोई भी चीज़ ऐसे किसी भी चीज़ की अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो हम उसको मेजर कर सकते हैं ना। तो जो भी चीज़ जिसको हम प्रूव कर सकते हैं थ्रू एविडेंस, थ्रू रियलिटी, तो वो क्या होगा? वो आपका फैक्ट होगा। इन माई ओपिनियन द एफिल टावर इज द मोस्ट इंप्रेसिव स्ट्रक्चर एवर बिल्ट। अब क्या है, अब हमें पता चल रहा है स्टेटमेंट के अंदर ही आ गया इन माई ओपिनियन। ठीक है, अगर ये ना भी होता तो अगर एक स्टेटमेंट लिखी भी होती तभी हमें पता चल रहा होता कि कोई इस तरीके की बात जो है स्टेटमेंट दी जा रही है किसी चीज़ के बारे में, तो वो क्या होगी? वो एक फैक्ट नहीं हो सकता, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, ये ओपिनियन है, दिस इज ओपिनियन। ये एक इंसान का ओपिनियन है, या बहुत सारे लोगों का भी ओपिनियन हो सकता है, लेकिन दिस इज़ नॉट अ फैक्ट। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं कि क्या आपकी ऐसी कोई चॉइस है? आपको क्या लगता है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। अच्छा, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्रीज सेल्सियस एट सी लेवल। अब ये क्या है? इज इट अ फैक्ट और इज इट एन ओपिनियन? अब हमें पता है कि ये क्या है, 100 डिग्रीज हमें साफ पता चल रहा है कि ये एक फैक्ट है जिसको प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक फैक्ट होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। वनीला इज द बेस्ट फ्लेवर फॉर आइसक्रीम। अब किसको लगता है कि वनीला इज द बेस्ट फ्लेवर? दैट इज ऑल्सो एन ओपिनियन। ओपिनियन क्यों है? क्योंकि ये किसी का एक पर्सपेक्टिव हो सकता है। अगर ऐसा होता तो फिर सारी आइसक्रीम जो है ना वो एक ही फ्लेवर में आ रही होती। ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब है कि क्या है? ये आपके पास ओपिनियन आ जाएगा। नेक्स्ट है, एल्बर्ट आइंस्टाइन डेवलप द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब रिलेटिविटी की थ्योरी जो है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। क्या ये फैक्ट है या ये ओपिनियन है? क्या ये उसका ओपिनियन था या ये भी एक फैक्चुअल चीज़ है? आई होप सब बच्चों को पता होगा कि ये एक फैक्ट है। जो भी चीज़ एक प्रूव हो चुकी है या जिसका कोई एविडेंस मौजूद है वो फैक्ट होगा। कैट्स मेक बेटर पेट्स देन डॉग्स। कैट्स मेक बेटर पेट्स देन डॉग्स। कैट्स जो है वो बेहतर पेट्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू डॉग्स। तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? अब देखिए, किसी बात से आपको इत्तेफाक करना पड़ रहा है, किसी बात से आपको एग्री या डिसएग्री करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो ओपिनियन है, राइट? तो यहाँ पे क्या है? ये ओपिनियन है। ये किसी की राय हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो डॉग्स को भी एज पेट रखते हैं। अगर ऐसा होता तो सबके सब लोग कैट्स रख रहे होते हैं, राइट? तो क्या है? ये एक ओपिनियन है।
फिर क्या है, अर्जेंटीना वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2022। अब क्या है, अर्जेंटीना ने जो ये फीफा वर्ल्ड कप जीता था, इसके बारे में आपको क्या 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 ख्याल है आपका इसके बारे में? ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है? अब क्योंकि ये ट्रू है, ये फैक्ट है, इसको प्रूव किया जा सकता है, तो ये क्या होगा, दैट वुड बी अ फैक्ट। ठीक है, तो फैक्ट और ओपिनियन में आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब बहुत सारे फैक्ट्स को यूज करते हुए आप एक गलत ओपिनियन भी बिल्ड कर सकते हैं, आप एक गलत पर्सपेक्टिव भी लोगों का बिल्ड कर सकते हैं, और ऐसा बहुत सारे सिनेरियोज में होता है। ठीक है, अच्छा, राइट 3 sentences of your own, 1 fact and 2 opinions. Share them with a classmate and have them identify which is the fact and which are the opinion. तो ये एक क्लासरूम एक्टिविटी है। आई वुड अप्रिशिएट अगर आप लोग ये अपनी क्लास में एक्टिविटी परफॉर्म करें कि हर बच्चा अपने पास 3 सेंटेंसेस लिखे जिसमें से एक फैक्ट हो और 2 ओपिनियन हो, लेकिन बताए नहीं कि कौन सा फैक्ट है और कौन सा ओपिनियन है। वो अपने बारे में हो सकता है, वो किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है, और फिर उसके बाद आप उनको अपनी क्लासमेट के साथ शेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, और फिर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप क्लास में ज़रूर करिएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे पास आती है वोकैबुलरी एंड ग्रामर। कॉमन रूट्स टू मेक न्यू वर्ड्स। अब ये है, अब ये बहुत एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। देखें ये क्या है। कॉमन रूट्स आर लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स दैट फ्रॉम द बेसिस ऑफ मैनी वर्ड दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ मैनी वर्ड्स। अंडरस्टैंडिंग these roots helps in decoding the meaning of unfamiliar words. For instance, the root bio relates to life, so it's easy to guess the words like biology, biography indicate a connection to living organism or life stories. अब देखें जो रूट वर्ड्स होते हैं ना, रूट वर्ड्स होते क्या हैं पहले ये समझ लें। रूट वर्ड्स होते हैं कि छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, 2-3 लेटर्स के या 4 लेटर्स के जितने भी वो हो सकते हैं, उनके आगे पीछे हम और वर्ड्स लगा के बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स बनाते हैं। तो जो रूट वर्ड होता है ना, अगर उसका मीनिंग आपको आता हो तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि आपके जो बाकी वर्ड्स हैं उनको लगा के क्या मीनिंग बन रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने वर्ड दिया है बायो। बायो का मतलब सबको पता है कि बायो का क्या मतलब होता है, लाइफ, राइट। तो जो लाइफ है वो, अब बायोलॉजी होगा तो लाइफ की स्टडी के बारे में बात हो रही है, बायोग्राफी होगा तो इसका मतलब है किसी की लाइफ स्टोरी के बारे में बात की जा रही है। तो हम कभी कभार वर्ड के मीनिंग उससे गेस भी कर लेते हैं जब हम देखते हैं कि वो जो रूट वर्ड है वो क्या है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल्स दी हुई है। ऑटो पायलट, अब इसके अंदर जो ऑटो है ना वर्ड, दैट इज अ रूट वर्ड। रूट वर्ड है ऑटो। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है। अब ऑटोमेटिक, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स, ऐसे हमारे पास वर्ड्स हैं जिसको हम ऑटो के साथ कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, अब ऑटो पायलट का क्या मतलब है? ऑटो पायलट का मतलब हमें दिमाग में समझ में आ रहा है कि जो खुद ब खुद व्हीकल चल रही होगी उसको हम ऑटो पायलट कह देंगे, राइट। अच्छा, रिलेटेड टू वन सेल्फ, टिपिकली रेफरिंग टू अ व्हीकल दैट ड्राइव्स वन सेल्फ। ठीक है, आपने देखिए ऑटो पायलट गाड़ी के अंदर, काफ़ी गाड़ियों के अंदर ऐसे मोड आ रहे हैं ना, तो अब आप इस तरह की चीज़ आपको पता होंगी। तो जो भी एक वर्ड होता है ना ऑटो, जिससे हमारे पास ऑटो वर्ड था और वो रूट वर्ड है, अब उसके साथ आसपास जो भी वर्ड्स हमारे पास लग रहे होंगे तो हम उसका मीनिंग हमें गेस करने में आसानी होगी। जैसे ऑटोमेटिकली है, ठीक है, और इस तरीके से बहुत सारी और वर्ड्स हैं जो आप इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फिर है ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी के अंदर जो वर्ड है जियो, जियो क्या है? जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है। यहाँ पे अर्थ आपके पास लिखा हुआ नजर भी आ रहा होगा। तो अब जियो पॉलिटिकल भी होता है, जियो पॉलिटिक्स होता है, इसके अलावा ज्योग्राफी होता है, उसके बहुत सारे इस तरह के वर्ड्स हैं जो हम जियो से बना सकते हैं और हमें उसको पढ़ने में आसानी होती है, समझने में आसानी होती है जब हमें रूट वर्ड का मीनिंग आता हो। ठीक है, तो ज्योग्राफी का क्या मतलब होता है? पर्टेनिंग टू द स्टडी ऑफ द अर्थ सर्फेस, फीचर्स एंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया। फिर आता है क्रोनोलॉजी। ओके, क्रोनोलॉजी, ठीक है। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी होता है। क्रोन का क्या मतलब होता है? लॉजिक, ठीक है। टाइम, सॉरी, क्रोन का मतलब है टाइम। अब टाइम क्या है? जो सीक्वेंस चल रहा होगा, आप उसके लिए भी इसको वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्रीमेंट ऑफ इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ द अकरेंस इन टाइम, किस चीज़ के अंदर, किस टाइम के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले एक इंसान है, वो पैदा हुआ, फिर वो स्कूल गया, फिर वो यूनिवर्सिटी गया, फिर वो एक जॉब कर रहा है, ईच एंड एवरीथिंग लाइक दैट। ठीक है, उसी तरीके से जब आप पैराग्राफ लिख रहे होते हैं तो मैं उस टाइम पे ये वर्ड इस्तेमाल करती हूँ कि आपने, जिससे समरी लिख रहे होते हैं, कि आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करना है। उसका क्या मतलब होता है कि जिस सीक्वेंस में इवेंट्स हुए हैं आपने उसी सीक्वेंस में उसको लिखना है। तो बेसिकली क्रोनोलॉजी आपको यही समझाना चाह रही हूँ यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हमारे पास है टेलीफोन। टेलीफोन क्या होता है? टेली का वर्ड होता है डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्टेंस से जो भी आप टेलीफोन लिख लें या फिर टेलीकम्युनिकेशन लिख लें या कोई भी ऐसा वर्ड आप लगा लें तो आपको पता हो जाएगा कि जो चीज़ डिस्टेंस में आके बात हो रही है उसके लिए ये इस वर्ड का मीनिंग उस सेंस में जा रहा है। ठीक है, कम्युनिकेशन डिवाइस दैट अलाउज डिस्टेंट वॉइस ट्रांसमिशन। ठीक है, तो कोई भी टेलीफोन, उसको हम किसी उस डिवाइस को कह सकते हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, दूर बैठे हुए किसी इंसान के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं।
एक्वेरियम, एक्वेरियम क्या होता है? एक्वा वाटर को कहते हैं। तो एक्वा से हमें समझ में आ रहा है कि एक्वेरियम भी क्या है, एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे पानी मौजूद होगा, ठीक है। अ टैंक और फैसिलिटी फॉर कीपिंग वाटर डिवेलिंग एनिमल्स और प्लांट्स, ठीक है। तो एक्वेरियम आपके पास एक ऐसी एक चीज़ है जिसके अंदर एक टैंक कह सकते हैं, जिसके अंदर पानी है, उसके अंदर आप चाहे फिश रख रहे हो, चाहे आप उसके अंदर वाटर प्लांट्स को रख रहे हो, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे पास ये एक एक्सरसाइज है जिसमें आपने क्या करना है, यूज द रूट्स गिवन बिलो टू मेक 3 डिफरेंट वर्ड्स, ऑल्सो गिव मीनिंग ऑफ द रूट एंड द वर्ड्स फॉर्म्ड यूजिंग द रूट्स। अब आपके पास यहाँ पे कुछ वर्ड्स आ रहे हैं। अब कुछ वर्ड्स तो ऐसे हैं जो हमारे पास पहले थे, वही वाले वर्ड्स हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं। तो हम इनके क्या करते हैं, हम इनके मीनिंग्स भी लिख लेते हैं और साथ साथ हम इनके जो है और वर्ड्स भी इनसे बना लेते हैं। बायो का क्या मतलब होता है? लाइफ, ठीक है, लाइफ। अब इसमें आपके पास अगर 3 वर्ड्स बनाने हो तो आप कौन कौन से 3 वर्ड्स बना सकते हैं? हम बायोलॉजी बना सकते हैं, बायोग्राफी बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या बना सकते हैं? एक वर्ड अब आप खुद बनाएं, ठीक है। तो मैं आपको 2 वर्ड्स बताऊंगी, आपने एक वर्ड अपना खुद बनाना होगा, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आ रहा है ग्राफ। ग्राफ का क्या मतलब होता है? राइट, ठीक है। अब इसमें ग्राफिक भी आ सकता है, ठीक है। फोटोग्राफ लिख सकते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। और थर्ड आप लोग खुद बनाएंगे एक वर्ड, ठीक है। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट जियो। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। तो हम यहाँ पे अर्थ लिख सकते हैं, फिर ज्योग्राफी लिख सकते हैं, फिर क्या है, जियोपॉलिटिकल लिख सकते हैं, कुछ भी आप एक और वर्ड अपने से खुद लिखेंगे, ओके। मेगा, मेगा का क्या मतलब होता है? लार्ज, बिग। कंप्यूटर में आपने मेगाबाइट्स देखा होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है आपके पास? मेगाफोन हो सकता है, और एक आप वर्ड अपने से खुद बनाएंगे, ओके। फिर हमारे पास आता है हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, राइट। केमिस्ट्री आप लोग पढ़े हैं तो हाइड्रोजन का तो आपने नाम सुना होगा। हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रो पावर कह सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे और वर्ड्स होंगे, ठीक है। तो इसमें आप क्या है, आप लोग अपने और वर्ड्स लिख सकते हैं, एक एक वर्ड आपने खुद लिखना है, ओके। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या है? सफिक्सेस। सफिक्सेस क्या होती हैं? A suffix is a group of letters added to the end of a word to modify it. अब suffixes होती हैं जो वर्ड्स के एंड पे हम लेटर्स लगाते हैं ना, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे ly हो गया या कुछ भी ऐसे वर्ड्स हैं, ing हो गया। हम इन वर्ड्स को वर्ड्स के एंड पे लगाते हैं जिससे उनका वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है या वो एक और मीनिंग देते हैं, ठीक है। अच्छा, उस वर्ड को मॉडिफाई करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इट चेंजेस इट्स मीनिंग एंड ऑल्टर इट्स ग्रामेटिकल फंक्शन इन अ सेंटेंस। तो कभी कभी सेंटेंसेस के अंदर वो ग्रामेटिकल फंक्शन भी चेंज कर देते हैं, कभी उसका मीनिंग भी चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल TION, जैसे इन्फॉर्म के आगे लगा इन्फॉर्मेशन बन गया, ठीक है। फिर मेंट, MENT, जैसे इंटरटेन के आगे लगा एंटरटेनमेंट बन गया। फुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटी के साथ लगा तो ब्यूटीफुल बन गया। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपने ट्रांसफॉर्म करके आपने इसके अंदर इन ब्लैंक्स के अंदर फिल करना है, ओके। तो लेट्स स्टार्ट इट। कंप्लीट ईच सेंटेंस बाय टर्निंग द गिवन वर्ब इनटू अ नाउन यूजिंग एन एप्रोप्रिएट सफिक्स। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग सफिक्सेस, ठीक है। और इसमें आपके पास सफिक्सेस दी गई हैं। TION दिया गया है, इसके अलावा MENT दिया गया है, ANC दिया गया है, ENCE दिया गया है और ING दिया गया है। तो ये आपने करना है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है द एक्ट ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड। अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एजुकेशन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एजुकेशन लिख देते हैं। द एक्ट ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड एजुकेशन। हर कॉन्स्टेंट कंप्लेनिंग इज बिकमिंग अ रियल डैश, ठीक है। जो उसकी कॉन्स्टेंट कंप्लेनिंग है वो क्या बनती जा रही है? अब हम बस वर्ड्स ऊपर दिए हैं, अनॉय, एजुकेट, कंपाइल, मेंटेन, अनाउंस, कम्युनिकेट, डिस्कस एंड कंप्लीट। आपने इनमें से कोई वर्ड यूज करना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं? अनॉयंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये वर्ड बन जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास आता है द मैनेजर्स डैश ऑफ द न्यू पॉलिसी वॉज वेल रिसीव्ड। अब क्या है यहाँ पे हम अनाउंसमेंट कर सकते हैं अनाउंस की जगह, ठीक है। नेक्स्ट द डैश ऑफ द डेटा टुक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, द कंपाइलेशन, ठीक है। तो हमारे पास कंपाइल वर्ड था यहाँ पे, ये रहा, तो इसको हम कंपाइलेशन कर देंगे। द टीम सेलिब्रेटेड द डैश ऑफ देयर प्रोजेक्ट विद अ पार्टी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, कंप्लीशन, सेलिब्रेटेड द कंप्लीशन ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, द डैश ऑफ द कार इज गेटिंग वेरी एक्सपेंसिव, द मेंटेनेंस, ठीक है। द इफेक्टिव डैश इज एसेंशियल फॉर क्लियर मैसेज, तो यहाँ पे क्या होगा, कम्युनिकेशन। The dash on the issue has been postponed till the next meeting, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिस्कशन, ये नेक्स्ट कर दीजिएगा इसको एस की जगह, ठीक है। द डिस्कशन है हमारे पास, यस। तो इस तरह आप इसको पूरा का पूरा कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा साथ साथ। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे पास आ रहा है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन हमारे पास कौन कौन से होते हैं, लेट्स सी दैट। हम नाउन और उसकी टाइप के अंदर हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ कलेक्टिव नाउन है आज, तो हम उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेंगे और हम उसकी कुछ एग्जांपल्स को भी देख लेंगे। अच्छा, तो कलेक्टिव नाउन होता क्या है, कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स एज अ सिंगल एंटिटी। They are singular in form but refer to multiple individuals or items. तो बेसिकली जो आपके पास आपके कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ थिंग्स कंसीडर्ड एज अ सिंगल यूनिट। तो बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं लेकिन आप उसको एज अ सिंगल इस्तेमाल करें, सिंगल यूनिट, सिंगल एंटिटी देख रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी क्लास की, ग्रुप की, टीम की, हर्ड की, फ्लॉक की, तो बिल्कुल उसी तरीके से आपका ये कलेक्टिव नाउन यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसमें हमारे पास ना उन्होंने 3 कैटेगरीज बना दी है, पीपल की, एनिमल की और थिंग्स की। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, एन आर्मी ऑफ म्यूजिशियंस, एन ऑडियंस ऑफ लिसनर, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, अ बेवी ऑफ लेडीज, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अ बॉडी ऑफ मैन, अ बंच ऑफ क्रॉक्स, अ कारवान ऑफ जिप्सीज, अ कॉयर ऑफ सिंगर्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं पीपल के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एनिमल के लिए इस्तेमाल करने हो तो हम वहाँ पे करते हैं। अब देखिए, आर्मी का वर्ड पीपल में भी आ रहा था और इसमें एनिमल में भी आ रहा है। एन आर्मी ऑफ एंट्स, अ बेवी ऑफ कोयल, अ ब्रूड ऑफ चिकन्स, अ कैच ऑफ फिश, अ क्लाउड ऑफ इंसेक्ट्स, अ कॉलोनी ऑफ गुल्स, अ ड्रोव ऑफ हॉर्सेस, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ गैगल ऑफ गीस। ठीक है, ये एनिमल्स के लिए था। अब थिंग्स के लिए बात करें तो एन एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स, अ बेल ऑफ कॉटन, अ बास्केट ऑफ फ्रूट, a batch of bread, a battery of guns, a block of flats, a book of notes, a bouquet of flowers, a bowl of rice, a bunch of keys। तो ये सारे के सारे वर्ड्स थे जो कि कलेक्टिव थे। ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स है ये, बेल, बास्केट, बैच वगैरह सब कुछ। तो ये कलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, अब आपने इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करते हुए इन ब्लैंक्स को फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो द डैश इज प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी फॉर अवर टीचर। तो अब क्लास में क्या कौन होता है, टीचर के लिए कौन जो है वो कर रहा होगा, पार्टी अरेंज कर रहा होगा, तो क्लास कर देते हैं, द क्लास इज प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी। ठीक है, फिर क्या है, अ डैश ऑफ शीप वॉज पीसफुली ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब क्या है, अ डैश ऑफ शीप। अब इसमें फ्लॉक भी लिख सकते हैं, हर्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे हर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है तो मैं हर्ड लिख रही हूँ, लेकिन फ्लॉक भी लिखा जा सकता है। और डैश वॉन द चैम्पियनशिप लास्ट ईयर, तो यहाँ पे आप टीम लिख सकते हैं। ठीक है, A dash of geese flew overhead, heading south for the winter। तो हमने यहाँ पे ऊपर देखा था कि क्या लिखा हुआ था geese के साथ, गिगल लिखा हुआ था, I guess। Let's see। Yes, गैगल लिखा हुआ था। तो गैगल हम इसमें लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, The school dash is organizing a charity event। तो स्कूल आप क्या लिख सकते हैं, स्कूल बोर्ड लिख सकते हैं, The school board
वी इनकाउंटर्ड अ डैश ऑफ फिश. अब फिश के साथ आप स्कूल भी लगा सकते हैं, अ स्कूल ऑफ फिश भी कर सकते हैं. ठीक है. द डैश ऑफ एक्टर्स रिहर्स्ड टायरलेसली फॉर द अपकमिंग प्ले. तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बैंड ऑफ एक्टर्स भी कर सकते हैं. आर्मी ऑफ एक्टर्स भी लिखा हुआ था ऊपर, बट बैंड लिख लेते हैं हम. अ डैश ऑफ एंट्स वॉज बिजी कैरिंग फूड टू देयर नेस्ट. तो एंट के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया था, आर्मी यूज़ किया था. तो यहाँ पे एन आर्मी कर देते हैं हम इसको. तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे. आई होप कि आप लोगों ने सब कुछ नोट डाउन कर लिया होगा साथ साथ. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हमारे पास नेक्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अब पिछले चैप्टर के अंदर हमने पास्ट इंडेफिनिट देखा था, आज हम यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट देख रहे हैं. The present indefinite tense is used to describe actions that are habitual, general truths, or events that are currently happening. It is also employed to express scheduled future events. तो जो आपके पास simple present tense होता है वो किस लिए इस्तेमाल होता है, वो कोई भी चीज़ जो अभी हुई है उसके बारे में, आपकी habits हैं, जो general truths हैं, उन सब चीज़ों के लिए simple present tense इस्तेमाल किया जाता है. और simple present tense का structure क्या होता है वो अभी हम देख लेते हैं. उसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट आता है हमारे पास, वर्ब आता है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है. अब वर्ब के अंदर अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो अगर सिंगुलर होगा तो यहाँ पर एस या ई एस ऐड होगा. अगर वो प्लूरल होगा तो यहाँ पर एस और ई एस ऐड नहीं होगा, बल्कि सिंपल वर्ब वन या बेस फॉर्म वर्ब आपका इस्तेमाल होगा. ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है. फॉर एग्जाम्पल आरिफ प्लेस क्रिकेट. अगर आरिफ प्लेस क्रिकेट लिखा हुआ है, दे होता या ज़्यादा लोग होते तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, दे प्ले क्रिकेट. ठीक है. दे वॉक इन द पार्क डेली, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. ठीक है. तो जो भी आपके यूनिवर्सल फैक्ट्स होंगे, जो आपकी डेली रूटीन्स होंगी, जो आपकी हैबिट्स होंगी, वो सब क्या होंगी, वो इसी टेंस के अंदर लिखी जाएंगी. ठीक है. वेयर टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अब कहाँ कहाँ यूज किया जाता है. सबसे पहले हैबिचुअल एक्शंस के लिए, टू टॉक अबाउट रूटीन्स एंड रिपीटेड एक्शंस. आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग. जनरल ट्रूथ्स के बारे में, टू स्टेट फैक्ट्स दैट आर ऑलवेज ट्रू. कोई भी ऐसी बात जो हमेशा सच होती है उसके बारे में. द सन राइजेज इन द ईस्ट. ठीक है, कोई फैक्ट हो सकता है, कोई भी इस तरह की चीज़ हो सकती है. करंट एक्शन, टू डिस्क्राइब एक्शंस हैपनिंग एट द प्रेजेंट मोमेंट. कोई भी ऐसी चीज़ जो अभी हो रही है, शी वर्क्स एट द लाइब्रेरी, आई गो टू द स्कूल, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपका करंट एक्शन है. ठीक है. स्केड्यूल्ड फ्यूचर इवेंट्स, जो भी कोई फ्यूचर में आपका जो स्केड्यूल्ड इवेंट होगा वो उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. Used for events that are part of a timetable or schedule. For example, the train leaves at 7 p.m. English class starts at 9:40. ठीक है. तो कोई भी ऐसी चीज़ जो रोज़ाना एक सीक्वेंस में होती है या होगी आगे भी, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, हम ये इसको इस्तेमाल करते हैं. स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है. ठीक है. तो इसमें आप देख सकते हैं वही जो स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया, एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है. कि क्या है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, कि सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस और ई एस. फिर उसके बाद आपके पास जो दूसरा है वो नेगेटिव में क्या है, डू और डज नॉट ऐड होगा. और क्या है, इंटरोगेटिव के अंदर डू और डज पहले शुरू में आ जाएंगे. ओके. तो इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को फॉर्म करते हैं. अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास क्लास का टाइम थोड़ा कम है, अदरवाइज मैं आपको ये समझा के इसकी एक्सरसाइज की तरफ लेके जाती, तो इंशाल्लाह हम कल की क्लास के अंदर यहाँ से टेंसेस को स्टार्ट करेंगे और फिर हम बाकी की एक्सरसाइज को इसके साथ कर लेंगे. ठीक है. तो आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज़.